जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस जो लगातार आरएसएस की विरोधी रही और इन्होंने आरएसएस पर बैन भी लगाया था। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका एक ऐसा इतिहास है जो कि छिपा दिया था कांग्रेस ने, बिल्कुल बंद कर दिया था, किसी को हवा भी नहीं लगने दी असलियत क्या है। लेकिन कहते हैं किसी ने पानी के अंदर पादा था तो बुलबुले ऊपर ही आए थे, तो सच कभी छिप नहीं सकता। ऐसा ही एक वाक़या आपको बताता हूँ। 9 सितंबर 1947 की आधी रात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सरदार पटेल को एक सूचना दी गई थी। सरदार पटेल को, जो हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, उनको सूचना ये दी गई थी कि 10 सितंबर को संसद भवन उड़ाकर और सभी मंत्रियों की हत्या करके लाल किले पर पाकिस्तानी झंडा फहराने के लिए दिल्ली के मुसलमानों की एक योजना है। ये एक सूचना दी थी। सूचना किसने दी थी? आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। सूचना क्योंकि आरएसएस की ओर से थी, इसलिए यकीन ना करने का या अविश्वास का कोई प्रश्न नहीं था, कोई कारण नहीं था कि उनको पर यकीन नहीं किया जाए। परंतु तुरंत ही पटेल जो थे वो हरकत में आए और सेनापति आकिन लेक को बुलाकर सैनिकों की स्थिति में पूछा। ये सेनापति थे उस टाइम पर, आकिन लेक, इनको बुला के पूछा कि भाई सैनिकों का हमारे पास फौज की इस वक्त क्या स्टेटस है। और उस टाइम पर दिल्ली के अंदर में बहुत ही कम फौज होती थी। आकिन लेक ने कहा कि आसपास के क्षेत्रों में तैनात सैनिक टुकड़ियों को दिल्ली में बुलाना खतरे से खाली नहीं है। कुल मिलाकर आकिन लेक का तात्पर्य था कि ये इतनी जल्दी भी नहीं किया जा सकता कि आप तुरंत फौज को इकट्ठा कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, और इसके लिए समय चाहिए था। यह सारी वार्ता वायसराय माउंट बैटन के सामने हो रही थी, लेकिन पटेल तो पटेल ही थे भाई, पटेल जैसा दिमाग तो किसी में नहीं था। कुल मिलाकर आकिन लेक का तात्पर्य था कि ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। बात का धर्मदर ये था। उन्होंने आकिन लेक से पूछा, सरदार पटेल ने, कि विभिन्न छावनियों को संदेश भेजो, जितनी आसपास की छावनियाँ कॉन्टेनमेंट्स हैं सभी को मैसेज दीजिए। उनके पास जितनी भी टुकड़ियाँ हैं, जितनी भी फालतू मतलब स्पेयर होती हैं, कुछ रिजर्व होती हैं हमारे पास में, उनको तुरंत से पहले आप दिल्ली की तरफ रवाना कीजिए। और फिर लास्टली ऐसा ही हुआ भी। उसी दिन शाम को टुकड़ियाँ आनी शुरू हो गई और अगले दिन तक पर्याप्त टुकड़ी, सफिशेंट मैन पावर, सफिशेंट फौज हमारी दिल्ली पहुंच गई थी। अब क्या होता? अब सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। अब यहाँ से शुरू होता ऑपरेशन। दिल्ली के जिन जिन स्थानों के बारे में सूचना दी गई थी, उन स्थानों पर एक साथ छापे मारे, सभी जगह पर, और हर जगह से बहुत बड़ी मात्रा में असला मिला, गोला बारूद मिला। पहाड़गंज की मस्जिद, सब्जी मंडी मस्जिद तथा मेहरौली की मस्जिद से सबसे अधिक हथियार मिले, क्योंकि सूचना आरएसएस की थी और आरएसएस कभी भी अगर कोई इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देती है तो पक्का ठोक बजा करके देती है। उसमें कभी कुछ वो गड़बड़ नहीं करती, कभी वो चीज़ झूठ नहीं होती। अनेक स्थानों पर मुसलमानों ने स्टेन गनों तथा ब्रेन गन से मुकाबला किया, लेकिन सेना के सामने उनकी एक भी नहीं चली। सबसे कड़ा मुकाबला हुआ था सब्जी मंडी क्षेत्र में, काकवान बिल्डिंग में हुआ था ये मुकाबला। और इस बिल्डिंग में कब्जा करने में सेना को तकरीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग गया था। मेहरौली की मस्जिद से भी स्टेन गनों और ब्रेन गनों से सेना का मुकाबला किया गया। 4-5 घंटे के लगातार संघर्ष के बाद में सेना उस मस्जिद पर अपना कब्जा कर सकी। और उस टाइम के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनका नाम था आचार्य कृपलानी। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने हथियार इकट्ठा किए थे। उनके घरों की तलाशी लेने पर आग्नेयास्त्र, मतलब जिस तरह आप कह सकते हैं मिसाइल्स वगैरह के जो उस टाइम की रही होंगी, और गोला बारूद के भंडार मिले थे। एक दो चीज़ नहीं मिली, बल्कि इनके भंडार मिले थे। स्टेन गन, ब्रेन गन, मोर्टार और वायरलेस ट्रांसमीटर वगैरह जो थे, ये बहुत बड़ी संख्या में वहाँ मिले थे। और इनको बनाने के गुप्त कारखाने भी उस ऑपरेशन के दौरान मिले थे। अब पुलिस में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मुसलमान थे, काफ़ी संख्या में उस टाइम मुसलमान थे। इसी कारण दंगों को दबाने में सरकार को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। देखिए, ये जो मुसलमान थे उस टाइम पर, उससे पहले कभी कोई हमारे सामने ऐसा वाक़या नहीं आया था कि हम कुछ ऐसा सोच पाते कि ये लोग हमारा मतलब फौज देश का साथ देंगे, नहीं देंगे। तो उस टाइम पर यही था भी सभी एक हैं, सभी बराबर हैं।
सब इस देश को प्यार करते हैं, लेकिन उन मुसलमानों की ज़्यादा संख्या होने के कारण इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में बहुत ही टाइम लगा। इन पुलिस वालों में से अनेक लोग, बहुत सारे जो मुस्लिम पुलिस वाले थे, वो अपनी वर्दी और अपने हथियार लेकर के ही विद्रोहियों के साथ मिल गए, क्योंकि विद्रोही कौन थे? मुसलमान थे। और शेष जो बाकी बचे हुए थे, उनकी जो निष्ठा थी देश के प्रति, वो भी संदिग्ध थी, उनको अपनी पूर्णतः विश्वास नहीं था। सरकार को अन्य प्रांतों से भी सेना और पुलिस बुलानी पड़ी। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कृपलानी साहब की गांधी नाम की किताब की पृष्ठ संख्या 292-293 पर लिखा हुआ है, यू कैन चेक इट। अब क्योंकि इसके बाद में क्या होता है जी, अब सवाल ये उठता है कि ये जो सारा वाकया हुआ, ये जो सारी प्लानिंग हुई, ये करी किसने थी? कोई भी, मैं अगर फौज की बात करूं तो जो हमारे ORs हैं, अदर रैंक्स होते हैं, बगैर अपने अफसर्स की मर्जी के इस काम को नहीं कर सकते। या सरकार की मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं, तब भी स्टाफ बगैर अफसर के किसी भी काम को अंजाम नहीं दे सकता। और मुसलमान सरकारी अधिकारी जो थे उस टाइम के, वो सारे के सारे इस योजना में शामिल थे। दिल्ली पर कब्जा करने की जो योजना बनाई थी, वो बनाने वाले लोग कौन थे? ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे, कोई नॉर्मल पीपल नहीं, लोग वो नहीं थे, बाशिंदे यहाँ के। इनमें बड़े बड़े मुसलमान सरकारी अधिकारी थे, जिन पर भारत सरकार को बहुत ज़्यादा विश्वास था। उस टाइम पर इतना विश्वास था कि भाई इनके जैसा सच्चा देशभक्त कोई नहीं है। इन समय में दिल्ली के एक बड़े पुलिस अधिकारी थे तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े अधिकारी भी थे, जो कि मुसलमान थे। उस टाइम पर कुछ वो नहीं था, सबको बराबर मानते थे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के भी बहुत बड़े अधिकारी थे उसमें, और दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी थे उसके अंदर में, कि भाई सभी को बराबर लेकर के चल रहे थे। और एक एक पहलू को अच्छी तरह सोच विचार करके लिख लिया गया था कि ये पूरी प्लानिंग हुई। पूरी प्लानिंग को पहले लिखा गया था कागज़ पर कि क्या काम कैसे होगा, और वो लिखित कागज पत्र विश्वविद्यालय के ही एक वरिष्ठ अधिकारी की कोठी की तिजोरी में मिले थे। ये नहीं कि कुछ वैसे कह दिया गया था, क्योंकि आरएसएस ने इस पूरी चीज़ को, इस पूरे वाक्य को अच्छी तरह से इसको ऑब्जर्व किया था, और 100% श्योर होने के बाद में ये सूचना दी गई थी गृह मंत्री को। उन दिनों मुसलमान बनकर मुस्लिम अधिकारियों जो मुसलमान बनकर जो अधिकारी थे, उनकी गुप्तचरी करने वाले संघ आरएसएस के स्वयं सेवकों को इसकी जानकारी मिल गई थी, और उन्होंने संघ अधिकारियों को सूचित किया। देखिए, ये लोग पहले से ही संदिग्ध रहे हैं, आज नहीं, ये शुरू से है, ये सारे संदिग्ध रहे हैं। उस टाइम पर आरएसएस के जो लोग थे, उन्होंने मुसलमान बन करके मुसलमान अधिकारियों की ही सूचना इकट्ठी की थी, उनका गुप्तचरी की थी, उनकी जासूसी की थी। संघ के अधिकारियों ने योजना को के कागज पत्र प्राप्त करने का दायित्व एक खोसला नाम के स्वयंसेवक को दिया था कि भाई जितने पेपर्स हैं खोसला जी, आप इनको इकट्ठा कीजिए, इनको निकालिए वहाँ से किसी तरह से। और खोसला ने उपयुक्त स्वयंसेवकों की टोली तैयार की, और सारे स्वयंसेवकों को मुस्लिमों के वेश में रात को विश्वविद्यालय के उस अधिकारी की कोठी में पहुंच गए जहां पर वो अधिकारी रहता था। मुस्लिम नेशनल गार्ड के कार्यकर्ता वहाँ पहरा दे रहे थे, जो वहाँ पर जो थे वहाँ पहरा देने वाले भी वो मुस्लिम नेशनल गार्ड थे। देखिएगा, जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भाईचारा अब नहीं, चारा तो हमेशा हिंदुओं को बनाया गया। ये वो इतिहास का सच है जो मैं आपको बताऊं, जो छिपा दिया गया था, किसी को नहीं पता इसका, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। तो जब वहाँ पर मुस्लिम जो गार्ड थे, नेशनल गार्ड थे, वहाँ पहरा दे रहे थे, तो खोसला ने उन्हें वालेकुम अस्सलाम कहा और कहा कि हम अलीगढ़ से आए हैं, अब यहाँ पहरा देने की ड्यूटी हमारी है, आप लोग जाओ और जाकर के सो जाओ। और वो लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि तैयारी इतनी फुल प्रूफ थी कि उन पर शक नहीं कर सकते। अभी क्या हो, जब वहाँ से चले गए तो खोसला के लोग कोठी में उस तिजोरी के पास गए जहाँ पर वो तिजोरी थी, और उन्होंने तिजोरी को ही निकाल कर ट्रक में रख लिया।
तिजोरी को वहाँ खोला नहीं, बल्कि तिजोरी को उठाया और उठा करके उसको ट्रक में रख लिया, और उसमें वो सब कागजात निकाल कर देखे गए जब, तो जिसने वो देखे उनके पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई थी। नई दिल्ली में आजकल जो संसद सदस्यों की कोठियाँ हैं ना, जहाँ पर ये एमपीज रहते हैं, इन्हीं में से किसी कोठी में रात को कुछ स्वयंसेवक सरकारी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई और दिल्ली पर कब्जे की उन कागजों में अभिलेखित योजना पर मंथन किया गया। जो योजना उन्होंने बनाई थी उसके ऊपर सोच विचार किया गया कि आखिर ये हुआ क्या, और इसी मंथन से ये बात सामने आई कि योजना इतने बड़े और व्यापक स्तर पर थी कि हम संघ के स्तर पर उसको विफल नहीं कर सकते थे। क्या हुआ था, जब उनको लेकर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर आरएसएस के लोगों ने ये कहा कि संघ की जो योजना थी इतनी बड़ी तरीके से बनाई गई थी कि इसका सॉल्यूशन निकालना, इसकी काट निकालना केवल आरएसएस के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बड़े स्तर पर था, बहुत बड़ी उनकी तैयारी थी और इसको केवल सेना ही कुछ कर सकती थी। इसलिए इसकी सूचना सबसे पहले सरदार पटेल को देने उचित समझा, क्योंकि सरदार पटेल गृह मंत्री थे, पूरी सेनाएं सब पुलिस उन्हीं के अंडर में थी, और इसीलिए उस बैठक से ही 2-3 कार्यकर्ताओं को रात में ही सरदार पटेल जी के पास की कोठी पर भेज दिया गया और उन्हें जगाकर ये सारी सूचना दी गई कि ये हो। तो पटेल बोले कि अगर ये सब सच नहीं हुआ तो, देखिए पटेल जी भी हमारे गृह मंत्री थे, तो उनको भी वो भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो सब चीज़ें साफ देखते थे पहले। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ सच नहीं हुआ तब आप क्या होगा बताइए। तब कार्यकर्ताओं ने उत्तर दिया कि आप हमें यहीं पर बैठा के रखिए, आप हमको यहीं पर बैठा करके रखिए तथा अपने गुप्तचर विभाग से इस चीज़ की जांच करवा लीजिए। अगर सच साबित नहीं हुआ तो हम सारों को उठाकर आप जेल में डाल दीजिए। इसके बाद तो सरदार पटेल हरकत में आ गए कि भाई ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भयंकर गड़बड़, और इसमें कहीं पर भी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी अपने आप को बंधक रखवा करके कह रहा है कि हम लोगों को बंधक रख लीजिए और अगर ये सच नहीं है तो हमको आप उठाकर जेल में डालिए। कल्पना करो, सोचिए कि यदि सरदार पटेल को संघ की उक्त सूचना पर विश्वास संघ पटेल साहब नहीं करते, या वो आकिल लेख की बातों में आ जाते, तो भारत सरकार को भागकर अपनी राजधानी लखनऊ या फिर मुंबई में बनानी पड़ती। दिल्ली में आज आपकी राजधानी नहीं होती, यहाँ पर मुसलमानों को राज होता, और परिणाम स्वरूप आज पाकिस्तान की जो सीमा है वो अगर ये प्लानिंग पूरी हो जाती तो ये दिल्ली तक होती इनकी सीमा। तो इन लोगों ने कभी भी इस देश के साथ में वफा नहीं की। ये देखिए, हम ये कहने भी, मैं भी उस चीज़ को मानता हूँ कि सभी नहीं है ऐसे, लेकिन इनकी संख्या, ज़्यादा संख्या ऐसी ही है जो कि इस देश के साथ कभी नहीं रही। सभी नहीं एक जैसे मानता हूँ, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पीपल्स नेवर फेथफुल फॉर दिस कंट्री। और ये जो मैंने आपको बताया ये कहानी, ये एक पुस्तक है, उसका नाम है विभाजनकालीन भारत के साक्षी। ये उसकी पृष्ठ संख्या 92-93 में लिखा हुआ है। आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता चलेंगी। जय हिंद, जय भारत।